सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी फ्रॉम बुक 2। जो आपका जो बुक 2 है उसमें 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 मार्क्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, एक PDF की लिंक मिलेगी। वहाँ पे जाके जो है आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो विथ आंसर्स, एज वेल एज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मीन्स यहाँ पे जो डिस्कस नहीं हुई है उसको वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो पहले देख लो, पहले जो भी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन वगैरह के उसके सुन लो, उसके बाद आप जाके उस PDF को डाउनलोड कर लेना। तो आपका एक फुल रिवीजन हो जाएगा पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का। सो ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो हम चैप्टर के हिसाब से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया चीज़, क्वेश्चन को पहले समझो। दैट इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पता है। सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर। मीन्स आपको क्या बताना है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड जो है फिजिकल फैक्टर्स की इन्फ्लुएंस कैसे है। मीन्स उन फैक्टर्स को आपको बस डिफाइन करना है, जो कि हमने डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जो फैक्टर्स है उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट अगर हम फिजिकल फैक्टर देखें तो हम जियोग्राफिकल फैक्टर ले सकते हैं उसमें, जैसे हो गया आपके वाटर। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, जैसे आप देख लो प्लेन वैली एरिया पे आप, या फिर अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता देख ले तो वो भी रिवर के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे नदी के किनारे या फिर पानी के किनारे। ठीक है, या फिर अगर हम अभी देखें तो जो यूपी रीजन है, बिहार है, ये सब हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स है, बिकॉज वो जो है वैली है या फिर हम कह सकते हैं रिवर के किनारे है, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस एरिया। जैसे अगर हम देख ले जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल्स दे के आप उसको डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म अगेन प्लेन एरियाज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, आपके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। आपके एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम माउंटेन्स देख लो, प्लेटूज देख लो, इन सब एरियाज पे जो है आपके पॉपुलेशन कम होते हैं बिकॉज ऑफ द लैंडफॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हम सॉइल देख सकते हैं। फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। ठीक है, या फिर जो भी सॉइल है माउंटेनियस सॉइल पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। तो ये जो है सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एज वेल एज आप वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये 4 जो है आप दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तो उन जगह पे आपकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, बिकॉज जो माइग्रेंट्स है वो आएंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह है, जैसे बिहार से, यूपी से जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, कहाँ पे जाते हो? दिल्ली पे जाते हैं, या फिर महाराष्ट्र पे भी जैसे है। तो ये जो जगह है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, इंडस्ट्रीज़ लगी है मीन्स काम भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो काम जनरेट हो रहा है, अब लोगों को काम चाहिए इसलिए लोग आते हैं एंड वहाँ पे इसलिए पॉपुलेशन अनइवन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन की मीन्स क्या है कि अर्बनाइज्ड हो रहा है, मीन्स जो फैसिलिटीज़ है, जैसे आपके एजुकेशन हो गए, आपके हेल्थ केयर हो गए, ये जो फैसिलिटीज़ है, साथ में बाकी जो भी फैसिलिटीज़ है लाइक एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। ठीक है, जो मेल की जो पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है रूरल अर्बन माइग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद आप इकोनॉमिक फैक्टर में और काफ़ी कुछ दे सकते हो, जैसे सोशियो इकोनॉमिक, तो सोशल फैक्टर्स भी हमें देना है। ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आ गए। इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपके। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं आप अच्छे से डिटेल्ड में लिखना विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा इन इंडिया एज वेल एज एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, तो ये 2015 का क्वेश्चन है। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो था 2011 एंड 17, दोनों बारे में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस वर्डिंग चेंज हुए क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन सेम पूछा गया।
ओके, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा इन इंडिया 2015 का क्वेश्चन है। सोर्स क्या है, हमें पॉपुलेशन डेटा के बारे में पता कहाँ से चलता है, दैट इज ऑफकोर्स थ्रू सेंसस। ठीक है, हमें सेंसस से पता चलता है, जो कि 10 साल के इंटरवल के बाद होता है सर्वे। उससे हमें पता चलता है जो पॉपुलेशन है इंडिया में कितनी है, या फिर जो भी अदर फैक्टर्स है, ठीक है, जो हमें पता चलती है थ्रू सेंसस। तो आपको पहले का आंसर क्या लिखना है, दैट इज सेंसस, दैट इज। एंड उसके बाद है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हमें सेंसस बता दिया, अब हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक ही था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डेंसिटी ग्रोथ एंड ऑल दैट। ठीक है, कंपोजिशन। तो हमें क्या बताना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। आपको बेसिकली बताना है कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके साथ आप 2-3 रीज़न लिख देना। ज़्यादा पॉपुलेशन किन स्टेट्स में आप देख सकते हो, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। उसके साथ आप 2-3 रीज़न लिख देना एंड जी परसेंटेज लिख देना, दैट इज 76% अप्रॉक्स जो है। ये सारे स्टेट्स के, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हाई पॉपुलेशन है, वो सारे मिलके जो है 76% का जो है पॉपुलेशन अकेले बनाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो सारे उन स्टेट्स का नाम लिखना है, साथ में आप 2-3 रीजंस लिख सकते हो। ओके, अगर आपको आंसर और ज़्यादा लॉन्ग एंड और ज़्यादा आपको क्वालिटेटिव बनाना है। ठीक है, उसके साथ कौन से एरियाज़ में आपको कम पॉपुलेशन मिलेगी, तो आपको और जो माउंटेनियस एरियाज़ है जैसे उत्तराखंड ले लो, अरुणाचल ले लो, जम्मू एंड कश्मीर ले लो, तो वहाँ पे पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है। ओके, उसके बाद जो मॉडरेट है जैसे गोवा वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो है आपके पॉपुलेशन रिलेटिवली मीडियम है, नॉट कम नहीं बोलेंगे और ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ये वाला ऐसे लिखना है, विथ एग्जाम्पल्स, विद डेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एज वेल एज एग्जाम्पल, एंड थोड़े 2-3 रीज़न लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 2011, 12, 14 में पूछा गया है। तो मैंने जो ऊपर के 3 क्वेश्चन में बता रही हूँ चैप्टर 1 से ही है, ये वाला जो है 2011, 14, 12 में बताया गया। तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस है 5 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जो चेंज होता है इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर गिवन ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर गिवन टाइम। जैसे हम अगर 1999 से 2019 का देखें, ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर टाइम में कितना ज़्यादा चेंज आया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज फॉर द स्टेडी ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग 1921 to 1951। अब देखो जो 4 फेजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ के, उसमें से जो 1921 से 1951 वाला जो फेज़ है एंड उसके बाद वाला जो फेज़ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला, ये 2 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज फॉर द स्टेडी ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग 1921 to 51। तो 1921 से 51 एक स्टेडी ग्रोथ का पीरियड था। क्यों, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि तब जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कम होती जा रही थी, एज वेल एज जो फर्टिलिटी रेट है, मीन्स जो बर्थ रेट है वो तो इंक्रीज थी, बट जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो रिलेटिवली कम होती जा रही थी। बिकॉज तब जो है सैनिटेशन की, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी उस टाइम के थे, उस टाइम में थोड़े सुधर रहे थे। ठीक है, थोड़े मेजर्स लिए जा रहे थे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा था। तो इसलिए जो है एंड उस टाइम में क्या होता है, 1947 के बाद हमें आज़ादी भी मिल गई थी, तो इसलिए जो है इंडिया पे और ज़्यादा काम किया जा रहा था ताकि ये सारे कंडीशन जो है ठीक हो सके। तो इस वजह से जो है 1921, 1951 का जो पीरियड है वो एक स्टडी ग्रोथ का पॉपुलेशन स्टडी ग्रोथ का पीरियड था। उसके बाद क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर से, दैट इज हाउ इज माइग्रेशन अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर अ स्पेस। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया जा रहा है दैट हाउ अ माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन मीन्स जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड इसमें ये भी बोला गया है दैट इज इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसमें ये बोला जा रहा है जो अनइवन अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, हम ये देख सकते हैं इंडिया में कि अनइवन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसकी वजह से जो है माइग्रेशन होता है। तो इसको
आपको प्रूव करना है हाउ कि ये माइग्रेशन कैसे अनइवन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से होता है एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। तो ये जो सारे कंसिक्वेंस है माइग्रेशन के, जो 5 कंसिक्वेंस है माइग्रेशन के, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक पे क्वेश्चन आता है, आपके डेमोग्राफी पे क्वेश्चन आता है। तो उन सारे वो एक कंप्लीट आंसर 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं दैट इज़ जो माइग्रेशन है लोग तभी करते हैं, जैसे रूरल अर्बन माइग्रेशन कब होता है, जब लोग नौकरी के तलाश में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के तलाश में जाते हैं। तो एंड ये जो है ज़्यादातर मेल करते हैं, तो वो काम की वजह से जो है रूरल टू अर्बन एरियाज जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम देख ले तो जो फीमेल्स है वो किस लिए जाती है, वो जाती है ड्यू टू मैरिजेस वगैरह। बट अगर हम देखें जो इंडस्ट्रियलाइज जगह है, ठीक है, जो भी स्टेट में इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा लगी है वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे नौकरी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। आप यहाँ पे कंप्लीट आंसर के तौर पे जो आपके कंसिक्वेंस वाला पार्ट है, जहाँ पे आपके लिखे हुए कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, उसके फर्स्ट में कुछ इंट्रोडक्शन दी हुई है, ठीक है। तो उस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से पढ़ना, वो इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो आपका आंसर में, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक कंसिक्वेंस बताना है, माइग्रेशन की इकोनॉमिक कंसिक्वेंस क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको पांचों जो है मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ ताकि किसी में से भी क्वेश्चन है आप कंप्लीट एक आइडिया हो आपके पास, ठीक है। इकोनॉमिक जो कंसिक्वेंस है वो क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस मीन्स जो कि मान लो मैं कहीं, मेरा परिवार जो इंडिया में रहता है, मैं यूएसए जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यूएसए में नौकरी कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पैसे भी भेजती रहूँगी, रेमिटेंस भेजती रहूँगी, उसे रेमिटेंस कहते हैं जो पैसा मैं भेजूँगी। तो जो बाहर से जो पैसा आता है उससे फ़ायदा होता है, बिकॉज उससे क्या होता है, लोन्स पे करते हैं या फिर एजुकेशन में वो यूज़ करते हैं या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी चीज़ में वो यूज़ होता है, ठीक है। साथ में हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते हैं, तो जो लोग फॉरेन से जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अंदर की बात करें, लाइक इंटरनल रेमिटेंस जो होता है, लाइक हम दूसरे स्टेट में रहते हैं, मेरी फैमिली दूसरे स्टेट में रहती है, तो मैं वहाँ पर पैसे भेजती हूँ, तो वो इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं होता, बट जो फॉरेन जो रेमिटेंस आता है वो बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं जो कि लेबर्स थे, ठीक है, जो रूरल एरिया से जैसे यूपी बिहार से जो हरियाणा पंजाब में गए थे, उनका क्या हुआ था, उन्होंने बहुत हेल्प की थी इन दी ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उससे भी पैसा जनरेट हुआ, तो वो भी हम एक ले सकते हैं। बट इसका एक नेगेटिव ये है कि इसमें से जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, स्लम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो लोग रूरल अर्बन माइग्रेशन से क्या होता है कि जो डेमोग्राफी है या फिर पॉपुलेशन है वो बहुत अनइवन हो जाता है। यहाँ पे अगर सरप्लस में, जैसे हमारे पास इतना लैंड है, हमारे पास अगर एक टंकी है तो हम उस टंकी में बस एक लिमिटेड पानी भर सकते हैं, हम पूरी दुनिया की पानी उसमें नहीं भर सकते, करेक्ट। तो अगर हमारे पास एक लिमिटेड लैंड है तो हम उसमें लिमिटेड लोग ही रख सकते हैं, हम ज़्यादा लोग कैसे रखेंगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा माइग्रेंट्स आ जाते हैं, ज़्यादा माइग्रेशन हो जाती है, तो वहाँ पे स्लम्स हो जाते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी होती नहीं है। सोशल की बात करें तो सोशल से क्या होता है, जो आइडियाज़ वगैरह है, न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी या फिर जो अभी हम कह सकते हैं जो मॉडर्न आइडियाज़ है रिलेटेड टू हमारी फैमिली प्लानिंग या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, वो सब जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ हो जाते हैं इन दी रूरल एरियाज ऑल्सो, ठीक है। एंड साथ में अगर हम उसके बाद बात करें तो एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे पोल्यूशन हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं सीवेज वगैरह की मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाती, स्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है। तो स्लम्स होते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ जाती है। तो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस में आप ये लिख सकते हैं। एंड अदर कंसिक्वेंस में ये आएगा जो हमारे रेमिटेंस आ रहे फॉरेन से, वो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है हम उसे गंवा रहे हैं। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेन होते हैं वो अपने वाइफ्स को छोड़ के आते हैं, जिसकी वजह से उनमें मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस ये सब पड़ता है। तो इसलिए जो है
ये नेगेटिव भी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कंसिक्वेंस, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ओके, इस चैप्टर में से। उसके बाद है दैट इज 5th क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज इन सोशल साइंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 2015 का ये क्वेश्चन है। एंड ये आपको जो आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट कुछ ऐसा वाला जो चैप्टर है आपका, टॉपिक है आपका, उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला जो फर्स्ट लाइन है। तो इसमें ये बताया गया है, इस टॉपिक में आपको ये बताना है जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, तो पहले से ये मान्यता थी या फिर पहले से लोग यही मानते आ रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट हो गया तो हमारे सारी फील्ड्स में डेवलपमेंट हो जाएगी, जैसे एनवायरमेंटल इल्स जो है, या फिर अगर हम देखें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है सारी दूर हो जाएंगी, लोगों के भी जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। बट हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है कुछ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटी हो रही है, कोई जगह बहुत अमीर है, कोई जगह गरीब है, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। हम अगर फीमेल पॉपुलेशन को देखें तो उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो राइज हुई है, ठीक है। तो यही इसलिए क्या हुआ था, जो यूएनडीपी है उन्होंने फिर से अपने जो भी थे, इन्होंने जो डेफिनेशंस वगैरह दिए थे उसमें थोड़ी अमेंडमेंट की है। एंड ये सारे प्रेजुडिसेस, ये सारे बायसेस को देखते हुए उन्होंने एक अमेंडमेंट ये दी है कि पीपल्स एम्पावरमेंट एंड डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, तभी हम उसको डेवलपमेंट मानेंगे। मीन्स जो है यूएनडीपी ने क्या किया, जो लोगों को जो है एम्पावर करने की बात की गई है और ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, मीन्स डेमोक्रेसी की बात की गई है, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है वो कम ना हो। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन है एज वेल एज जो एम्पावरमेंट है उससे क्या है डेवलपमेंट होगी, तो ये बात की गई थी। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इससे पहले जो चैप्टर था ह्यूमन सेटलमेंट से, उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट जंप करें एग्रीकल्चर वाले चैप्टर, जो 5th चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चन है 2008, 12, 14, 16 बहुत बार पूछा गया है एंड नॉट अ कंप्लीट, बट आपको पार्ट्स में पूछे जाते हैं। कभी आपको मानसून का पूछ लेंगे, मानसून प्लस इकोनॉमिक डेप्थ, या फिर फ्रैगमेंटेशन के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, उन सब के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के, ताकि जितने भी पार्ट्स आप लिख पाओ। फर्स्ट है मॉनसून, अगर हम देख ले, बिकॉज 33% जो है इरिगेशन कवर करता है। इरिगेशन जो 33% एग्रीकल्चर को कवर करता है, बट इसके अलावा जो है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो है हमारी मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। मॉनसून जो है बहुत ज़्यादा अनइवन है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होता है, कभी होती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देख ले कुछ जगह पे जैसे राजस्थान, गुजरात, इन जगह पे बारिश बहुत कम होती है, ड्यू टू उसकी वजह से ड्रॉट आ जाते हैं, या फिर कहीं ऐसे भारी बारिश हो जाती है वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये भी तो प्रॉब्लम है, बिकॉज कभी ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, कभी होती नहीं है तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, बट इरिगेशन की जो परसेंटेज है वो भी कम है। तो मानसून जो है एक फैक्टर है विच इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद हम इकोनॉमिक डेप्थ देख ले, फाइनेंशियल कंडीशन अगर देख ले तो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब कोई अच्छा हाई यील्डिंग क्रॉप उगाने के लिए आपको हाई टेक्नोलॉजीज चाहिए, आपको सीड्स चाहिए, आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, एंड इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अगर जो फार्मर है अगर वो कर्ज भी लेता है तो वो उसको चुका नहीं पाता, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, तो उससे फिर पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर हम देख लें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम जापान, रशिया, यूएसए से कंपेयर करें तो इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। अगर आप देखो इंडिया में जो है, जो ज़्यादा बड़े फार्मर्स तो है नहीं उतने, ठीक है, उससे ज़्यादा तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं बहुतों के पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है या फिर उससे भी कम ज़मीन है, ठीक है। एंड अगर इनके पास इतनी कम ज़मीन है तो ये ज़्यादा उगा भी नहीं पाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, ज़्यादा उगा नहीं पाएंगे तो इनकी ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो अब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स से आपने सुना होगा, जैसे ज़मींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये जो सिस्टम चले आ रहे थे इसने बहुत सप्रेस किया जो फार्मर्स थे, बट ये कहने को तो हट चुके थे कि जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया था उससे हट चुके थे, बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छे से नहीं हुई ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो
इसलिए जो है एक ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद है लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन इसलिए आता है बिकॉज कुछ छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास इतने सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, एज वेल एज लैंड नहीं है, तो जितना उगाते हैं वो सेल्फ कंजप्शन में ही चला जाता है, ठीक है, वो खुद ही कंज्यूम करते हैं लाइवलीहुड के लिए एंड सरप्लस में नहीं उगा पाते, जिसकी वजह से वो बेच भी नहीं पाते एंड पैसे भी नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर के। उसके बाद 7th क्वेश्चन में अगर देखिए, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, एक्सप्लेन एनी 2 लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। अब देखो ये वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में से, ठीक है, इस वाटर रिसोर्स चैप्टर में से वाटर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आता है, एज वेल एज जो है इन पे क्वेश्चन आता है कि डिप्लीशन क्यों हुआ, बिकॉज उसमें वही चीज़ है, ठीक है, डिप्लीशन क्यों हुआ, एंड साथ में जो पॉलिसीज आए थे गवर्नमेंट के वो क्वेश्चन आया है। तो 3 रीजन जो है डिप्लीशन के वो याद रखना, दैट इज डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। ये 3 जो है फैक्टर्स है डिप्लीशन के। डोमेस्टिक में हम देख सकते हो जैसे 9% पानी डोमेस्टिक में यूज हो जाता है ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है, 3% पानी ऑफ ग्राउंड वाटर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज हाउस होल्ड जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स या फिर आदि जो चीज़ें आप जो भी करते हो पानी से, उन चीज़ों में चाहिए होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इसलिए पानी जो है यूज़ होता है, डिप्लीट होता रहता है एंड बिकॉज जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस के साथ एक ये भी पॉइंट ऐड करना है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, ठीक है, इस वजह से भी जो है पानी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, बट पानी एक लिमिटेड सोर्स है जो कि कम होती जा रही है। उसके बाद अगर हम देख लें इंडस्ट्रीज़ में पानी चाहिए होता है, ठीक है, 2% ऑलमोस्ट 2% पानी जो है यूज़ करते हैं सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर से इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है एंड एक लार्ज पार्ट जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है फॉर इरिगेशन। तो जैसे स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, ये जो है ग्राउंड वाटर इनकी डिप्लीट बहुत होती है बिकॉज इनमें जो है पानी बहुत यूज़ होता है। वेस्ट बंगाल में हम देखें वहाँ पे पानी यूज़ होता है बिकॉज वहाँ पे राइस जैसे, जूट जैसे क्रॉप जो है उगाए जाते हैं जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। तो इन वजह से जो है पानी की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ 3 रीजन्स फॉर डिप्लीशन, ठीक है। 2 लेजिस्लेटिव मेजर्स कौन से थे फॉर वाटर कंट्रोल? एक तो है जो 1974 में लिया गया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। उसके बाद और एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिया गया है, वाटर सेस एक्ट लिया गया है। तो ये जो सारे एक्ट्स है किए गए थे ताकि पानी को बचाया जा सके, रीयूज़ करा जा सके, ठीक है। एंड अगर एक क्वेश्चन मैं इसमें से बोलूँ इस चैप्टर में से, तो वाटरशेड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी सरफेस रन ऑफ या ग्राउंड वाटर है, इनको जब हम प्रिजर्व करने की जो मेजर्स ले जाते हैं उसे वो हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए जैसे हरियाली, अरवरी, ठीक है, तो ये सारे आप लिख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन दैट इज 8th क्वेश्चन, क्लासीफाई मिनरल्स इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ 3 मिनरल्स बेल्ट। तो ये है मिनरल वाले चैप्टर से आपको समझ गए होंगे आप इसमें से। तो हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपको 2 डिवीजन करना है, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स जो कि उसमें से फर्दर फेरस नॉन फेरस हो जाता है एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स में आप कॉपर, बॉक्साइड वगैरह दे सकते हो एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जैसे ग्रेफाइट, लाइमस्टोन वगैरह हो गया, तो ये नॉन मेटेलिक के एग्जांपल्स है, ठीक है। इसके साथ आपको 3 बेल्ट भी बताना है, 3 मिनरल बेल्ट। तो 3 मिनरल बेल्ट है, एक है नॉर्थ ईस्टर्न, एक है नॉर्थ वेस्टर्न और एक है साउथ वेस्टर्न, ठीक है। तो उनके बारे में आपको बताना है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न वो वाले हैं जो छोटा नागपुर एरिया को कवर करता है, उनके बारे में जहाँ पे कोल, मैंगनीज, ये वाला ये जो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वह नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो आप राजस्थान, गुजरात वगैरह देख सकते हो, झारखंड भी है, तो वहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, मार्बल, सैंडस्टोन, ठीक है, ग्रेनाइट, ये सब आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न वाले एरिया में कर्नाटक आ जाएगा, आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपके थोरियम वगैरह ये सारे मिलते हैं। तो ये है 3 बेल्ट्स, उनको आपको एक्सप्लेन करना है विद द रीजन कौन कौन से हैं एंड वहाँ पे क्या मिलता है, बस ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है।
एंड उसके बाद हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, दैट इज मेंशन एनी 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। ये जो क्वेश्चन है आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले से क्वेश्चन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये 2017 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या बोला गया, 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या लिए गए थे न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब देखो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर ली जा रही है तो उसके पीछे कोई मतलब होगा। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लोग क्यों लेंगे, पॉलिसी तभी लेंगे जब कुछ सुधारना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ली गई थी। तो क्या क्या ली गई थी, फर्स्ट इनका क्या एम था कि जो भी हमने बिल्ड किया है, ठीक है, या फिर जो भी हमारे गेन्स हुए हैं, ठीक है, जो भी हमारे फायदे हुए उनको और बढ़ाना, ठीक है, जो भी वीकनेसेस है उसको सुधारना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। एंड साथ में जो है जो कम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। तो ये जो सारे एम्स है इसको रख के ये वाली पॉलिसी जो है ली गई थी, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है, ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हम जो है फॉरेन के साथ कोलैब कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे कंट्री में जो है दूसरे लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे बाहर की कंपनी आके हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, पैसे भी जनरेट होंगे, ओके। उसके साथ साथ ये भी फ़ायदा हुआ है जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह है। अब क्या होता है जैसे आसियान रीजन है या फिर सार्क रीजन है, तो ये क्या करते हैं अपने आप में ये अपने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो लेस कर देते हैं या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रखते नहीं हैं। उससे भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देनी नहीं पड़ती। या फिर अगर फॉरेन से कोई कंपनी आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है या फिर गुड्स सेल कर रही है तो हम क्या लेते हैं, टैरिफ्स लेते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में फ़ायदा आया है, हम दूसरे कंट्री के साथ कोलैब कर सकते हैं, हमारे एक टैरिफ से रेवेन्यू आते हैं। तो इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाई है इन सबसे, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये भी एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। ये तो भाई ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सबको लगेगा कि ये तो आने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या 5 फैक्टर्स है, फर्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी 2 चीज़ होती है, वेट लूजिंग एज वेल एज आपके जो है पेरिसेबिलिटी। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन से होते हैं, जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो उनके फिनिश प्रोडक्ट से ज़्यादा भारी होते हैं। जैसे अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं वो ऐसी जगह पे सेटअप होते हैं जहाँ पे आसपास आयरन एंड कोल जो भी है इनको मिले, ठीक है। जैसे अगर हम छोटा नागपुर एरिया ले ले वहाँ पे ये जो है मिलते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है या फिर कोल वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एक है पेरिसेबिलिटी, जो शुगर केन है उसकी अगर हम बात करें तो वो पेरिसेबल आइटम है, तो पेरिसेबिलिटी जो जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी क्या होता है, जो रॉ मटेरियल के आसपास जो है इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद अगर हम देखें तो हो गया चीप लेबर जहाँ पे चीप होगा वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सेटअप होगी, बिकॉज वहाँ पे अगर उनको चीप लेबर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। अब जहाँ पे मार्केट अच्छा होगा वहीं पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी। मान लो यहाँ पे जो है परचेजिंग पावर लोगों की ज़्यादा है, ठीक है, लोग यहाँ पे खरीदते ज़्यादा है, इसलिए जो अर्बन सेंटर्स में मार्केट लगता है, रूरल एरियाज़ में कोई इंडस्ट्री या फिर वहाँ पे इतनी मार्केट नहीं लगती बिकॉज वहाँ पे परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे जो भी बड़े बड़े शहर है वो जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे लगी होगी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिकॉज जो है वहाँ पे मार्केट अच्छा मिलेगा लोगों को। जहाँ पे कोई भी डिमांड है, जैसे कहीं पे मान लो कॉटन की डिमांड है या फिर कहीं पे मान लो टी की डिमांड है, तो उस जगह पर वो इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है, बिकॉज मार्केट
डिमांड है। उसके बाद पावर सप्लाई, तो हाइडल पावर सप्लाई, पानी से जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट से पानी आता है, जैसे अगर हम देख ले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो जो है किसी रिवर के साइड में है, ठीक है, तो हम उसे जैसे सुवर्ण रेखा, टिस्को जो है सुवर्ण रेखा के साइड में सिचुएटेड है, तो हम देख सकते हैं पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसमें से पावर जनरेट होता है, या फिर जहाँ पे कोल मिलता है, ठीक है, वहाँ पे आपको पावर ज़्यादा मिलेगा। साथ में जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, किसी भी रीजन में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी बिकॉज हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो जैसे उड़ीसा में अगर किस गवर्नमेंट चाहे तो लगा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी बिकॉज डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें है डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन भारमर रीजन, ये जो है आपके 9 चैप्टर से है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। इसमें से जो है एक क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, एक क्वेश्चन इंदिरा गांधी कनाल पे आया हुआ है, एंड यहाँ पे 2008 के बाद या 2009 के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे गए, बट फिर भी मैंने 2008-9 के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन भारमर रीजन, तो भारमर रीजन कहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश में था। एक ट्राइबल जो वहाँ पे ट्राइबल रीजन था, जो गड्डीज वहाँ पे रहती थी, उनको SC का भी जो है सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो इसके 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो मेनली हम लिख सकते हैं उनके एम्स क्या थे। एम्स थे कि इनके जो लाइफ है उसको और ज़्यादा डेवलप करना, ताकि वो जो हिमाचल प्रदेश के अदर रीजन्स है उनसे वो compete कर सके, मीन्स उनके स्टैंडर्ड का तो एटलीस्ट जा सके, तो उनकी डेवलपमेंट करना, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, इनको ये प्रोवाइड करना। एंड ये जो है अचीवमेंट भी इनकी काफ़ी सारी अचीवमेंट भी हुई है, जैसे लिटरेसी रेट बढ़ी है, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ी है, सेक्स रेशियो में इंक्रीज़ हुई है, ये जो है पैस्टोरलिज्म छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए थे, ठीक है, कैश क्रॉप्स उगाते थे, एंड जो है यहाँ पे अचीवमेंट बहुत अच्छी हुई है। तो किसी भी 5 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या क्या हुआ है, एम्स लिख देना 2-3, एंड उसके साथ आप क्या लिख देना, जो भी अचीवमेंट्स इनकी हुई है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज एक्सप्लेन एनी 2 मेजर्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। तो जो लास्ट टॉपिक है आपका मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या लिए जाने चाहिए इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया पे। तो फर्स्ट जो मेजर है वो है वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। फर्स्ट स्टेज में जो है हमें प्रोटेक्टिव इरीगेशन करना चाहिए, उसके बाद हमें प्रोडक्टिव इरीगेशन करना चाहिए। प्रोडक्टिव इरीगेशन मीन जब हम ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा सरप्लस आए, ठीक है, तो वो बाद में हमें करना चाहिए, बट पहले हमें प्रोटेक्टिव इरीगेशन करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो। उसके बाद है जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं होने चाहिए, जैसे जूट, राइस वगैरह हो गया, बिकॉज उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न में नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप दे सकते हो जो वाटर सरफेस है उसमें लाइनिंग होनी चाहिए, ताकि पानी जो है फ्लो ना हो जाए या फिर खराब वेस्ट ना हो जाए, तो इसलिए वाराबंदी सिस्टम, लाइनिंग कर सकते हैं हम, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे एग्रीकल्चर के अलावा भी हमें बाकी सेक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल सके। एज वेल एज जो एरिया सैलिनिटी से इफेक्ट हुए हैं उनको दोबारा रिगेन करना चाहिए। तो ऐसे कुछ स्टेप्स है जो कि लिया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया, बिकॉज हमने देखा था उसमें काफ़ी सारे नुकसान हुए थे, सैलिनिटी हो गया था, ठीक है, तो हम उन नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं, थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ओके। उसके बाद हम 13th क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया। ये आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर से है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। 2015 एंड 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज रोड्स जो है यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना है कि रोड्स जो है हर जगह पे यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट दे सकते हो, दैट इज द लैंडफॉर्म, दैट जो प्लेन एरियाज होता है उसमें जो है जो नेटवर्क्स है, रेलवे नेटवर्क्स ले लो या फिर रोड नेटवर्क्स ले लो, वो हम अच्छे से बिछा सकते हैं। सो दैट इज वाई वहाँ पे जो है रोड्स ज़्यादा बनते हैं, या फिर हम देख सकते हैं रोड्स हम वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी वहाँ पे मिल सकती है। बट अगर हम माउंटेनियस एरिया पे देख लें तो वहाँ पे हमें रोड की डेंसिटी इतनी नहीं दिखेगी, या
फिर रोड्स इतने प्रॉपर नहीं होंगे, बिकॉज वहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। या फिर हम सैंडी एरियाज़ देख ले, जो राजस्थान वगैरह है, जो जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी जो है रोड्स इतने अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते। तो लैंडफॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज प्लेन एरियाज़ में आप अच्छे से रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जबकि माउंटेन सैंडी एरियाज़ में नहीं हो सकता। इसको आपको एग्जाम्पल्स देना है। उसके बाद सेकेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस जगह पे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे जो है रोड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। जिस जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है उस जगह पे, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली, चेन्नई, कैलकाटा, ये सारे जो जगह है, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे रोड आपको अच्छी मिलेंगी, बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, दैट इज़ वाई दे आर यूज़फुल, ठीक है। वहाँ पे इसलिए जो है रोड्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो हर जगह सेम नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है डिफ़र करते हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, विच इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी है, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मेंटेनेंस वगैरह करती है नेशनल हाईवेज़ का। एंड ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर्स है, जो 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। एंड एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की सिग्निफिकेंस क्या है, तो नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक आर्टरी है, जो कि स्टेट के कैपिटल्स को जोड़ती है, ठीक है, एज वेल एज जो अदर सिटीज़ वगैरह है, स्टेट के कैपिटल को अदर सिटीज़ वगैरह से जोड़ती है, साथ में पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को जो है नेशनल हाईवे जोड़ती है। नेशनल हाईवे की जो लेंथ है, डेंसिटी है, वो भी बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है, डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। इंडिया की जो रोड लेंथ है उसमें नेशनल हाईवे जो है 1% कंस्टिट्यूट करते हैं, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, परसेंटेज जो है नेशनल हाईवेज कंस्टिट्यूट करते हैं। एज वेल एज इसमें 40% ट्रैफिक होता है, मींस 1 से 2% जो है नेशनल हाईवे है टोटल रोड लेंथ में से, बट 40% ट्रैफिक हम नेशनल हाईवेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है ये जो है नेशनल हाईवेज की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन द इकोनॉमी एज वेल एज इन द डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दैट डिस्पाइट द सेटबैक कॉज्ड बाय पार्टीशन, इंडियन फोर्स कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको सपोर्ट करने स्टेटमेंट को। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द सेटबैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम में हमें कुछ नुकसान हुए थे, उसके बावजूद भी इंडियन फोर्स जो है ग्रो कर रहे। कैसे, तो देखो, जब हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था, जब पार्टीशन हुई थी तब 2 पोर्ट्स की भी पार्टीशन हो गई थी। एक है चित्तागोंग जो बांग्लादेश में, एंड दूसरा है कराची जो पाकिस्तान में, ठीक है। उन 2 पोर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा क्या है नुकसान झेलना पड़ा था, बट उसको भरपाई करने के लिए क्या हुआ, कांडला पोर्ट बनाया गया, डायमंड हार्बर बनाया गया हुगली में जो है, ठीक है, वहाँ पे पोर्ट बनाया गया, हुगली में पोर्ट बनाया गया। एंड इन सारे पोर्ट्स को इसलिए बनाया गया ताकि जो भी नुकसान है उनकी भरपाई की जाए। एंड अभी जो है उनमें सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें एक्सपोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट्स होते हैं, एंड काफ़ी अभी ग्रो हो रहा है। तो इसलिए जो है उस सेटबैक के बावजूद भी हमने कैसे, इंडिया ने कैसे कंटिन्यू किया डेवलपमेंट इज़ थ्रू ग्रो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इज़ बिकॉज उन्होंने और पोर्ट्स बनाए, कांडला है, डायमंड हार्बर है, हुगली पोर्ट है, ठीक है, वहाँ उनकी वजह से जो है और ज़्यादा ट्रेड बढ़ी, एंड जो भी हमें लॉसेस हुए थे उनको हमने गेन किया, ठीक है। इसको और डिटेल में आप लिख सकते हो, मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया, तो आप इसमें प्रॉपर वे में आप के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर, एंड इसकी जो PDF है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्लीज़ नीचे फीडबैक दो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।